हिमालयन डायलॉग्स के द एकेडमिक डिबेट सेगमेंट में आपका बहुत स्वागत है मित्रों। आज हम इस कार्यक्रम के पहले एपिसोड के तौर पर चर्चा करेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी। अभी यूजीसी की एक नई गाइडलाइन आई है जिसको अलग अलग तरीके से लोग देख रहे हैं। ज्यादा तौर पर लोग ये कह रहे हैं कि यूजीसी की जो गाइडलाइन है वो ये कहती है कि पीएचडी में अब दाखिला केवल नेट के आधार पर ही मिलेगा। जो नेट नहीं है वो पीएचडी में दाखिले से बाहर एक तरह से हो गए हैं। तो क्या है इसकी रियल स्थिति, इस गाइडलाइन को हम किस तरह से देखें, इस पर हमारे साथ एकेडमिक एक्सपर्ट जुड़े हैं। डॉक्टर सुशील उपाध्याय जी चमन लाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय हरिद्वार में प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं और भाषा संस्थान के उपनिदेशक इससे पहले रह चुके हैं और पिछले 2 दशकों से एकेडमिक जगत में अपना बेहतरीन काम दे रहे हैं और 2 दशक लगभग वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर विभिन्न अखबारों में सीनियर पदों पर रही हैं। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे तमाम हिमालयन डायलॉग्स के सुनने और देखने वालों की तरफ से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। मुझे भी अच्छा लगा आपके साथ इस मंच पे जुड़ के। जी सर, अक्सर आपकी पोस्ट हम पढ़ते हैं और लगातार आप लिखते ही हैं। एकेडमिक जगत पर काफी अच्छी तीखी नजर आपकी रहती है और एक हेल्दी डिस्कशन आप करते हैं। तो सर, ये जो गाइडलाइन आई है तो इसको तो लोग इस तरह से देख रहे हैं कि अब जो जिसका नेट नहीं है वो अब पीएचडी नहीं कर पाएगा। तो क्या यही इस गाइडलाइन के मायने हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में जो इस तरह से रिपोर्टिंग हुई है उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि इस तरह की कोई नई गाइडलाइन आई है। अभी यूजीसी ने कोई नई गाइडलाइन पीएचडी को लेकर जारी नहीं की है, बल्कि अभी 3 दिन पहले 27 मार्च को एक पब्लिक नोटिस जारी किया है जिसमें नेट को लेके थोड़ा सा और चीजों को क्लेरिफाई किया गया है। जो पीएचडी की गाइडलाइंस हैं, जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है, वो तो 2022 की हैं, तो उनमें कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं है, बल्कि एक छोटी सी चीज ये नेट को लेके हुई है। असल में अभी तक जो यूजीसी नेट का जो एग्जाम है, जो यूजीसी कंडक्ट करती है लैंग्वेजेस को लेके, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस सब्जेक्ट्स के विषयों के मामले में, तो उसमें अभी तक केवल 2 ही कैटेगरी थी। एक कैटेगरी तो ये है कि जिसे हम फर्स्ट कैटेगरी कह सकते हैं, कि जिसे जेआरएफ कहते थे। तो उस कैटेगरी में यूजीसी जेआरएफ के लिए कैंडिडेट्स का चयन करती थी और उनको 5 साल के लिए यूजीसी की तरफ से रिसर्च कार्य के लिए, शोध कार्य के लिए जेआरएफ हासिल होती थी और इसके साथ साथ उनकी जो एलिजिबिलिटी होती थी वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी होती थी। तो इसको हम कहते थे नेट जेआरएफ, यानी नेट भी है और जेआरएफ भी है। दूसरी कैटेगरी होती थी केवल नेट, यानी आप जो है यूजीसी का वो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो केवल असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए करते हैं। पीएचडी के लिए जो फेलोशिप है वो पाने के लिए नहीं करते। अब इसमें जो ये अभी पब्लिक नोटिस जारी किया है यूजीसी ने, तो इसमें एक तीसरी कैटेगरी ऐड कर दी है और वो तीसरी कैटेगरी है कि जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं तो वो भी इस एग्जाम के थ्रू क्वालिफाई होंगे। ये अब एग्जाम एक क्वालिफाई माने जाएंगे। जी जी जी। इतना सा एक छोटा सा एक अंतर हुआ है। इसका छोटा मतलब नहीं है कि अब पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम कराएगा ही नहीं विश्वविद्यालय, ऐसा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटा सा तो नहीं, बदलाव तो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बदलाव इसलिए है कि अभी तक जो एंट्रेंस एग्जाम है पीएचडी को लेके, अब इस वक्त जैसे हम देश भर में देखें तो करीब 1150 यूनिवर्सिटी हैं जो अभी AISHE की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है तो 1150 से ज्यादा यूनिवर्सिटी उसमें हैं और इनमें से लगभग 1000 यूनिवर्सिटी पीएचडी प्रोग्राम अभी संचालित कर रही हैं। तो आप ये देखिए कि 1000 यूनिवर्सिटी पीएचडी प्रोग्राम संचालित कर रही हैं तो मोस्टली यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम सेपरेटली कंडक्ट कर रही हैं। अब एक कैंडिडेट के लिए कितना मुश्किल है कि वो जगह जगह यूनिवर्सिटी खोजता घूमे और ये देखे कि वो कब एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कर रही है, उस एंट्रेंस एग्जाम में वो अपीयर हो और तब उसको पीएचडी में दाखिला मिले। लेकिन मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जो लोग यूजीसी के अभी तक का जो फॉर्मेट है, पुराने वाला फॉर्मेट जो है, जिसमें 2 कैटेगरी होती है, जिसमें किसी व्यक्ति ने या तो नेट क्वालिफाइड है या फिर नेट जेआरएफ है, उस व्यक्ति को एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता था, लेकिन इंटरव्यू में उसको भी बैठना होता था, यानी अप्लाई उसको भी करना होता था। बिल्कुल।
तो अब इसका फायदा ये होगा, जैसे इसमें ये जो इस पब्लिक नोटिस में ये कहा गया है कि भाई जो बहुत तरह के एग्जाम होते थे अब वो इतने सारे तरह के एग्जाम नहीं होंगे, लेकिन कंपलसरी नहीं किया है। ये ऐसा नहीं कि भाई ये सभी के लिए कंपलसरी होगा। इसमें जो इस नोटिस में की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में साफ साफ लिखा हुआ है। ये मेरे पास ये जो इसका इंग्लिश वर्जन है, तो उसमें एक पंक्ति है, यूजीसी हैज डिसाइडेड दैट फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2024-25 द नेट स्कोर कैन बी यूज्ड फॉर एडमिशन टू पीएचडी। कैन बी यूज इस्तेमाल किया है कि वो यूनिवर्सिटी अगर चाहे, संबंधित यूनिवर्सिटी चाहे तो जो 2024-25 का ये जो सेशन जो आएगा या बैच जो शुरू होगा, तो अगर वो चाहे तो नेट के लिए, नेट के स्कोर को अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो संभव है, यह मान के चलते हैं कि जितने भी सरकारी यूनिवर्सिटी हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं या सरकार द्वारा फंडेड स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, तो वो उनमें से ज्यादातर यूनिवर्सिटीज इसको अपना लेंगी और संभव है कि कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी इसको अपना लेंगी, लेकिन 100% यही हो जाएगा। और जो लोग यूजीसी नेट के एग्जाम में नहीं बैठेंगे तो वो पीएचडी नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक और बात है जी तो अभी भी जो एग्जाम होते हैं उसमें नेट वालों को तो छूट होती है रिटन एग्जाम से, वो केवल इंटरव्यू देते हैं। हाँ जी, उन जैसे में ऐसा नहीं होता था क्या कुछ नहीं होता है? नहीं, सब यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है अभी तक भी कि अगर आपने ऑलरेडी यूजीसी का या सीएसआईआर का या आईसीएआर का, क्योंकि 3 बड़ी एजेंसी नेट एग्जाम कंडक्ट करती हैं, साइंस के एग्जाम कंडक्ट करती है, साइंस सब्जेक्ट्स के जो एग्जाम है उसके लिए जो ये सीएसआईआर उस एग्जाम को कंडक्ट करती है, और कृषि संबंधी विषयों के लिए आईसीएआर नेट का एग्जाम कंडक्ट करते हैं। तो इनमें से कोई भी एग्जाम अगर आपने नेट का क्वालिफाई किया है तो फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम में बैठने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अप्लाई करना अनिवार्य होता था। जी ठीक है। उसके बाद फिर इंटरव्यू कंडक्ट करती थी यूनिवर्सिटी, तो फिर उनको प्रायोरिटी मिलती थी सर। देखिए प्रायोरिटी इसलिए देखिए प्रायोरिटी जो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वो ऑलरेडी पहले से नेट को या नेट जेआरएफ को प्रायोरिटी देती रही हैं, क्योंकि ये एक तरह से उस कैंडिडेट का एक लेवल तय हो गया उस सब्जेक्ट में कि भाई ये इस लेवल का कैंडिडेट है तो ये आगे रिसर्च में भी बेहतर होगा। तो अब क्या होगा, जो नया ये फॉर्मेट होगा इसका नेट एग्जाम का, तो इसमें 3 कैटेगरी हो जाएंगी। पहली कैटेगरी होगी जिसमें कैंडिडेट पहली कैटेगरी में तीनों के लिए क्वालिफाई करेगा, यानी जेआरएफ उसको मिलेगी जी, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्वालिफाई होगा जी, और पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाइड होगा, तीनों के लिए होगा जी। ठीक हो गया। दूसरी कैटेगरी वो होगी जिसमें वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्वालिफाइड होगा और पीएचडी में एडमिशन के लिए क्वालिफाइड होगा जी, लेकिन जेआरएफ नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तीसरी कैटेगरी वो होगी जिसमें ना तो जेआरएफ मिलेगी ना वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाइड होगा, लेकिन केवल पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाइड होगा। जी जी जी। ठीक है। अभी तक यूजीसी का जो पैटर्न है इसमें इस पे किसी दिन कभी और आपसे चर्चा करेंगे कि नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करने के पैरामीटर्स यूजीसी ने क्या तय किए हुए हैं। जैसे ये एग्जाम का जो फॉर्मेशन है वो किस तरह का है। तो एक तरह से अब तीसरी कैटेगरी में जो लोग बैठेंगे जिन्हें केवल करनी है, केवल पीएचडी करनी है, तो वो केवल इसके लिए योग्य माने जाएंगे। एक और चीज इसमें यूजीसी ने क्लियर की है कि इसके थ्रू, इस एग्जाम के थ्रू, यूजीसी के इस एग्जाम के माध्यम से जो लोग एलिजिबल होंगे उसमें पीएचडी में एडमिशन के लिए, वो केवल 1 साल के लिए वैलिड होगा जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी जी। उसको अगले साल फिर आपको रिपीट करना पड़ेगा जी। ओके, 1 साल के लिए ही वो वैध होगा। हाँ जी, वो वैध होगा वो। और जबकि जेआरएफ के मामले में या नेट के मामले में ऐसा नहीं है, वो तो मतलब उनकी जो वैलिडिटी है
वो एक बार आपने कर लिया तो वो लाइफ लॉन्ग है एक तरह से ना। मतलब अभी आपने नेट कर लिया तो आप 1 साल तक ही पीएचडी के लिए सीधे सिलेक्ट हो जाएंगे? नहीं, ना 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 ना, मैं एक बात क्लियर कर दूं, जैसे मैंने 3 कैटेगरी आपको बताई, हाँ। इसमें जो तीसरे वाली कैटेगरी है, अगर आप केवल पीएचडी में एडमिशन के लिए क्वालिफाई माने गए हैं तो वो आपकी जो वो एलिजिबिलिटी है केवल 1 साल के लिए मान्य होगी। ओके, तो अगले साल फिर उसको मान्यता के लिए क्या करना होगा? अगले साल फिर उसको एग्जाम में बैठना पड़ेगा। अच्छा, पीएचडी के उस एग्जाम में? क्यों? हाँ, नहीं, इसमें मैं देखिए कई बार क्या होता है, हाँ, जो यूजीसी जो एग्जाम कंडक्ट कर रही है अभी जो एग्जाम कंडक्ट कर रही है, या 2000 अब ये 24-25 वाला जो कमिंग एग्जाम आ रहा है, तो इस एग्जाम में 3, जैसे मैंने कहा कि 3 कैटेगरी होंगी। आखिरी वाली जो कैटेगरी है, एग्जाम होंगे नेट के। जी, हाँ। तो क्या फॉर्म का फॉर्मेट भी थोड़ा कुछ बदलेगा? अब थोड़ा सा उसमें चेंजेस हो जाएंगे। जो तीसरी वाली कैटेगरी है, तो अब अगर कोई व्यक्ति तीसरी वाली कैटेगरी के लिए एलिजिबल घोषित किया गया है तो उसकी एलिजिबिलिटी 1 साल के लिए स्टैंड करेगी। उसको अगले साल फिर अगर बाय द वे बीच में उसका कहीं पीएचडी में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि उसका इस अवधि में पीएचडी में नहीं हो पाता है तो फिर उसको अगले साल फिर उस एग्जाम को देना पड़ेगा। लाभ केवल इतना हुआ है कि अभी वो पीएचडी के अलग अलग यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस दे रहा था, अब उसको 1 साल में केवल एक बार एग्जाम देना है। ये लाभ हुआ। और इसमें एक और चीज उन्होंने क्लियर की है कि किसी भी यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कहीं पे कोई चेंज नहीं किया है। कि जैसे जैसे कोई यूनिवर्सिटी अपने यहाँ वो जारी करेगी कि भाई हमारे यहाँ पीएचडी के लिए इतनी सीट वैकेंट है, तो जब ये व्यक्ति जो जिसने यूजीसी का पीएचडी के लिए नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो ये व्यक्ति जब वहां अप्लाई करेगा तो इसके नेट वाले एग्जाम में जितने नंबर आए हैं, जितना स्कोर इसका है, तो 70% वेटेज इस स्कोर का मिलेगा और 30% वो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेगी। अच्छा, तो फाइनल मेरिट बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिटर्न के जो 70% एक तरह से होते थे उसका वेटेज मिल गया। उसमें आपको जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती थी एग्जाम, उसमें बैठने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी, क्योंकि इसी पब्लिक नोटिस में क्लियर किया गया है, फॉर स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई द कैटेगरीज 2 and 3, 70% weightage will be given for test scores and 30% weightage for the interview for admission to PhD programs। तो जो ये जो पास किया है यूजीसी वाला एग्जाम, तो इसमें जितने मार्क्स आएंगे उसका 70% वेटेज आपको इनका मिलेगा और 30% का आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसे कि लोग या तो जीआरएफ के लिए ही करते हैं या नेट क्वालिफाई करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ना। तो खाली पीएचडी के लिए तो नेट क्वालिफाई कोई भी नहीं करेगा। वो नेट के लिए एलिजिबल तो माना जाएगा ना पढ़ाने के लिए, तीसरी जो कैटेगरी है। नहीं, खाली पीएचडी के लिए नेट कौन करेगा? हाँ, ये एक सवाल है, लेकिन क्योंकि यूजीसी बहुत सारे नए प्रयोग करती रहती है, तो इसमें भी उन्होंने एक प्रयोग करके देखा। आपने एक बहुत ही वैलिड बात उठाई है। इसमें बहुत पहले से एक मांग उठ रही थी, इसकी बजाय एक दूसरी मांग थी। वो मांग ये थी कि यूजीसी को एक सेपरेट कैटेगरी बनानी चाहिए केवल जेआरएफ के लिए। इसका एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि जैसे कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे मिलते हैं कि किसी एक व्यक्ति ने 5वीं बार नेट क्लियर किया, 6ठी बार नेट क्लियर किया, 8वीं बार नेट क्लियर किया। ऐसे व्यक्तियों का जो 1 से ज्यादा बार नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, ऐसे लोगों का दूसरे लोगों के लिए नुकसान है। उदाहरण के लिए यूजीसी ने कहा कि भाई जो फाइनल वो बनेगी, जो फाइनल मेरिट बनेगी, उस हर एक सब्जेक्ट में उसके टॉप 15% लोग जो हैं नेट क्वालिफाइड घोषित किए जाएंगे। ठीक हो गया। अब कोई व्यक्ति ऑलरेडी पहले से नेट है और वो इस बार की मेरिट में फिर आ जाता है। अब अगर वो व्यक्ति मेरिट में ना आता तो किसी एक उस मेरिट के नीचे वाले व्यक्ति को फायदा हो जाता, बिल्कुल उसकी जगह मिलती है। हाँ, जबकि ये व्यक्ति ऑलरेडी नेट है। तो ये मांग उठी थी कि ये जो व्यक्ति दूसरी बार नेट हो रहा है, ये केवल जेआरएफ के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसकी कैटेगरी आपको सेपरेट बनानी चाहिए थी, जेआरएफ ओनली, ताकि
दूसरे उन लोगों का हक न मारा जाता जो नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये तो बड़ी वाजिब मांग लग रही है फिर, है ना, क्योंकि और ऐसा होता बहुत है, हमें अपने आसपास देखते हैं लोग बहुत बार नेट दे रहे होते हैं। हाँ ठीक हो गया। अच्छा, मीडिया उनको उपलब्धि की तरह प्रस्तुत करता है कि देखो भाई सामने वाले व्यक्ति ने 9 बार नेट किया, लेकिन ये उपलब्धि नहीं है, बल्कि सामने वाला व्यक्ति 8 अन्य लोगों का नुकसान कर चुका। अगर वो व्यक्ति एक बार ही नेट, भाई उसको तो लाभ एक बार का ही तो मिलेगा। बिल्कुल एक बार उसने नेट किया और उसने 9 बार किया, तो जो शेष बचे हुए 8 लोग हैं, अगर वो व्यक्ति उस एग्जाम में ना होता तो उन अन्य 8 लोगों को लाभ मिल जाता। इसलिए इस चीज, अच्छा उन लोगों की गलती हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि वो तो जेआरएफ के लिए कोशिश कर रहा है। तो यूजीसी को इस तीसरी कैटेगरी के साथ साथ, जो ये कैटेगरी इन्होंने बनाई है, इसके साथ एक वो कैटेगरी बनानी चाहिए थी जो जेआरएफ ओनली होती, कि भाई जो उस कैटेगरी में जो ऑलरेडी व्यक्ति नेट क्वालिफाइड है, पहले से नेट क्वालिफाइड है और वो अब केवल जेआरएफ के लिए कोशिश कर रहा है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, तो उसके लिए वो सेपरेट कैटेगरी होती। और इस जो ये अभी जो कैटेगरी बनाई गई है ये पीएचडी के लिए, इसमें यूजीसी को कंपलसरी करना चाहिए था, तो इसका बड़ा लाभ हो जाता। इसको वो जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है, नेट स्कोर कैन, जो है हाँ, इसको नेट स्कोर कैन बी यूज्ड फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स, ये कैन बी यूज्ड नहीं होना चाहिए था। इट विल बी कंपलसरी होना चाहिए था। ये मतलब आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको पीएचडी में दाखिला मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, आप इसके अलावा और किसी एग्जाम के थ्रू आपको दाखिला नहीं मिला। जैसे अभी सीयूईटी कर दिया गया है, तो एक तरह से ये इस तरह से ये हो जाता कि भाई जो भी व्यक्ति आएगा पीएचडी प्रोग्राम में, जो भी आएगा, उसके लिए यूजीसी की ये तीसरे वाली कैटेगरी, अभी जो ये कैटेगरी बनी है, इसके थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो इसका बड़ा फायदा इसका होता है कि एक मिनिमम टेस्टिंग हो जाती। नहीं तो कई बार जैसे सामान्य तौर पे चर्चा होती है कि कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, सभी में नहीं, कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में न जाने कैसे एडमिशन होता है, न जाने कैसे कैसे लोगों को पीएचडी अवार्ड हो जाती। तो अगर पक्ष तो ये है कि कई तरह के इस तरह के लोगों को हो जा रही है ना, लेकिन इसका दूसरा पक्ष मुझे ये लगता है कि क्योंकि नेट का जो पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न अब हो गया है, वो कोई मापन नहीं है नापने का कि जिसने उसको क्लियर कर लिया। अब तो ट्रिक हो रही है, आप देखिए वेबसाइट पे जितने भी लेक्चर्स होते हैं यूट्यूब पे, ट्रिक सिखाई जाती है कि आप कैसे नेट क्वालिफाई करें। तो क्या पीएचडी के लिए वो बंदा बहुत सूटेबल होगा, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। नहीं, ये सवाल तो लगातार ही उठता रहा है जब से यूजीसी ने ऑब्जेक्टिव टाइप किया है। ये सवाल लगातार उठता रहा है कि कोई व्यक्ति एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम को क्लियर करके आप कैसे ये कह सकते हैं कि उसकी सुटेबिलिटी रिसर्च के लिए भी आपने जांच ली, उसकी सुटेबिलिटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जांच ली, तो एट लीस्ट इस एग्जाम का कुछ हिस्सा ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी होना चाहिए, जैसा कि पुराने पैटर्न में था। और अब ये जैसे आपने बताया कि बहुत सारे ट्रिक्स सिखा रहे हैं लोग कि भाई इस ट्रिक से चल के आप क्वालिफाई कर सकते हैं। एक और बात है इसमें, CSIR के एग्जाम में और ICAR का एग्जाम जो नेट होता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा, यूजीसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यूजीसी के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग ना होने के चलते किसी न किसी लेवल पर, सबके मामले में तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसी ने, हाँ, एक जैसे टर्म इस्तेमाल करते हैं कि वो तुक्केबाजी वाला मामला ना, कि भाई आपको बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं आते, लेकिन आखिर में आप कुछ न कुछ ऐसा वो ट्रिक लगाइए कि आप कुछ उसको सेलेक्ट करते जाइए। सबको आपने सेलेक्ट कर लिया। कुछ लोग कहते हैं कि कोई एक ही विकल्प चुनना चाहिए। सब जो भी बचे हुए सवाल जो आपको नहीं आते, सब में आप बी विकल्प चुन लीजिए, या नहीं आते तो सी चुन लीजिए, या फिर आप जैसे सो कोल्ड आपकी आत्मा कहे उस वक्त ना, तो बड़ा रोचक सा मामला हो जाता है कि बुद्धि से जुड़े एग्जामों में आप आत्मा जैसा कह रहे हैं तो उसको टिक करते जाइए। इसलिए ये एग्जाम, इसकी क्वालिटी को लेके शंका तो है, सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, सवाल उठ रहे हैं, शंका भी है, लेकिन अब उसमें एक स्टूडेंट कुछ करने की स्थिति में नहीं है। भाई या तो स्टूडेंट इतना जागरूक हो जाए कि देश भर में जो लोग हर साल जो लोग पीएचडी में एनरोल हो रहे हैं, एनरोल होना चाहते हैं, तो वो उतना दबाव बना सकें यूजीसी पर कि वो इस तरह की व्यवहारिक चीजें करे। और ये जो सर इस तरह का कुछ पैटर्न हो कि 70% लोग नेट वालों को पीएचडी में लिया जाए, 30% जो है वो
कुछ ऐसा है तो इस तरह का बनाया जाए कि नहीं उसमें आम कुछ, लोगों से। हाँ नहीं, कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसा किया हुआ है कि अपनी टोटल सीट्स में से वो 50% सीट्स जो हैं JRF या नेट वालों के लिए रखते हैं और 50% सीट्स वो उसके लिए रखते हैं, लेकिन वो भी कंपल्सरी नहीं है। इसलिए जिसे हम उच्च शिक्षा में कहते हैं कि उच्च शिक्षा की जो धंधेबाजी है वो इसलिए बंद नहीं हो पाती क्योंकि एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके थ्रू ये सारे काम बंद हो सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा लोगों की रुचि दिखती नहीं है। जैसे हमने एक सामान्य चर्चा में ये बात कही कि अगर यूजीसी केवल एक इसी में कैटेगरी बढ़ा दे कि भाई JRF ओनली एक कैटेगरी होगी, ठीक है, और इसी कैटेगरी को ये कर दे जो ये कैटेगरी अभी इंट्रोड्यूस की गई है कि हर व्यक्ति को, PhD करने वाले हर व्यक्ति को इस एग्जाम के थ्रू आना पड़ेगा, तो ही क्या उसमें बुराई हो जाएगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का किसी न किसी रूप में इतना दबाव रहता है कि यूजीसी इस तरह के कदम उठाने में बचती है या ज्यादा इच्छुक नहीं होती। जी, इससे एक तरह से दूध का दूध पानी का पानी या कहें, या एक साफ क्लियर चीजें हो जाती है कि नेट हो गई तभी आप फिर दे सकते हो। हाँ जी, वो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, उससे क्वालिटी बढ़ेगी। अभी भारत में हर साल 30-32 हजार लोग PhD होते हैं, बहुत बड़ी संख्या नहीं, केवल 30-32 हजार लोग PhD होते हैं पूरे देश में, ठीक है। लेकिन इन 30-32 हजार लोगों में लगभग 1/3 लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, और जो अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है भाई, जिनका नेक में ग्रेड बहुत बढ़िया है, QS रैंकिंग में वो आई हैं, बड़ा नाम है, उनकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी जिनके बारे में कई तरह का संदेह किया जाता है, बातें प्रचारित रहती हैं, तो वहां से जो लोग PhD कर रहे हैं उनको लेके एक धारणा या एक इस तरह की चीज मौजूद है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी है। तो इस दिशा में अभी जैसे नेचर पत्रिका में एक कोई बता रहे थे कि एक कोई रिसर्च आई थी कि बताया जाता कि 60% जो है वो शोध फेक जर्नल्स में प्रकाशित हो रहे हैं साउथ पूरा एशिया में। हाँ, वो एक अलग ही इशू है। वो उसमें एक अलग तरह के गठजोड़, और मैं तो कई बार कहता हूँ कि एक अलग तरह का के नेक्सस उसमें काम करते हैं, वो एक अलग इशू हो जाता है। उसमें भी जिस लेवल पे यूजीसी काम कर सकती है या जिस लेवल पे भूमिका निभा सकती है, उसकी भी हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं कि हर बार चलिए, क्योंकि एक बड़ी चीज ये आप देखेंगे आमतौर से, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो यूजीसी, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, हालांकि नई एजुकेशन पॉलिसी में उसको रिप्लेस करने वाली एक दूसरी अथॉरिटी सामने आने वाली है, लेकिन यूजीसी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है इस मामले में कि जहां देश में 4 करोड़ से ज्यादा लोग एनरोल हों हायर एजुकेशन में, और वो उनको रेगुलेट करती है। लेकिन रोचक बात यह है कि स्टेक होल्डर से जो बातचीत होनी चाहिए, और उसमें स्टेक होल्डर में स्टूडेंट एक बड़ा पार्ट है, तो और गार्जियन भी एक पार्ट है, तो हम और आप पाएंगे कि स्टेक होल्डर्स के रूप में स्टूडेंट्स और गार्जियंस से चर्चा या उनसे सुझाव लेने का जो सिस्टम है या मैकेनिज्म है, वो बहुत पुअर है, या लगभग ना के बराबर है। जी, मुझे लग रहा है ना के बराबर ही है, क्योंकि कभी ऐसा कोई लगा नहीं कि कोई हमारे सुझाव मांगे गए हों कहीं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो फिर बातें बहुत सारी हैं मुझे लग रहा है, लेकिन आज के ये एकदम रेलिवेंट है तो इसी पर बात करते हैं, इतनी बात करते हैं। बाकी यूजीसी समय समय पर बहुत सारे मसौदे जारी करती रहती हैं, कई बार पीछे हट जाती हैं फिर अपनी ही चीजों से, और फिर अभी जो अथॉरिटी अभी आपने कहा कि आने वाली है, और कई बार नीति आयोग के लोग कह रहे हैं बार बार कि भाई शिक्षा और जेल जो है उसमें शिक्षा सरकार का कोई बहुत बड़ा योगदान जरूरत नहीं है, निजी हाथों में दे दीजिए। कई सारे इस तरह के बयान भी आए हैं, तो इस पर मुझे लगता है कि विस्तार से हम लोग बात करेंगे। और अभी हाल ही में जनवरी में भी एक फैसला आया था कि जो सीटें रिक्त हो जा रही हैं उनको बैकलॉग भरने के बजाय उनको हम अनारक्षित श्रेणी का घोषित कर दें, तो ये एक बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ा फैसला है। तो एक तरह से तो इसमें भी असल में क्या है कि हम लोग ये मानते हैं इसमें कि जैसे इस तरह के आदेश या सूचनाएं जारी कर करके वो लोगों के बारे में राय बनाते रहते हैं कि देखें कितना प्रतिवाद आता है, कितना, हाँ, तो प्रतिरोध हो रहा है तो वो उसे वापस ले लेते हैं, प्रतिरोध नहीं होता तो वो चीजें लागू हो जाती हैं। व्यक्तिगत तौर पे चूंकि मैं उस शिक्षा से जुड़ा हूं, तो व्यक्तिगत तौर पे मेरा ये मानना है कि अगर आप व्यापक प्रचार प्रसार के साथ कोई एग्जाम कंडक्ट करते हैं और या आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो अगर जेन्युइन है, तो कोई वजह नहीं कि जितनी भी आरक्षित श्रेणी है, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, विमेन्स हो, दिव्यांग हो,
या उत्तराखंड के संदर्भ में कहें पूर्व सैनिक हों, खिलाड़ी हों या आंदोलनकारी हों, फ्रीडम फाइटर्स के उत्तराधिकारी हों, कोई ऐसी वजह दूर दूर तक नहीं है कि कैंडिडेट ना मिले। लेकिन आप पूरे प्रोसेस को रखते इतना लुका छिपा के हैं कि वो संबंधित श्रेणी का व्यक्ति बाद में ठगा हुआ महसूस करता है कि भाई अरे ये कैसे हो गया, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं लगा। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि कैंडिडेट नहीं मिलते। तो रिक्तता के असल कारणों की तरफ जाने के बजाय आप उसके दूसरे रास्ते, जो कि बिल्कुल ही गलत एक तरह से कहें, क्योंकि इतने लंबे संघर्षों के बाद एक कुछ हक मिला और उस हद तक भी अभी लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, इतना बैकलॉग भरा पड़ा है। हाँ, वो खूब सारा है, हर जगह पे है। बिल्कुल। उसमें तो फिर कोशिश करने के बजाय आप उसको दूसरा रास्ता देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें केवल जिनको लागू करना है केवल उन्हीं को दोष दे के काम नहीं चलता। सवाल ये है कि जो प्रभावित पक्ष है, जो पीड़ित पक्ष है, वो कितना जागरूक है। अगर वो जागरूक है, अवेयर है और उसको लगता है कि भाई ये उसका हक या हिस्सा है, तो फिर उसको भी सक्रिय होना ही पड़ेगा। जी। कई बार सर महानगरों में तो मालूम चलता है क्योंकि माहौल है पढ़ने का, लेकिन छोटे कस्बा ये मैं देखती हूँ कि पहाड़ों में या छोटे कस्बों में उतनी अवेयरनेस है नहीं अभी हायर एजुकेशन को लेकर SC ST तबकों में ना। नहीं, लेकिन मैं इस बात से आंशिक रूप से ही सहमत हो पाता हूँ। आंशिक रूप से इसलिए कि जब भारत में जो इंटरनेट की कवरेज है वो देखिए कितनी तीव्र गति से बढ़ी है। जब भारत जैसे देश में ये कहा जा रहा है कि 100 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है, तो 100 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है, तो मान के चलिए कि जो हायर एजुकेशन में का जो एज ग्रुप आइडेंटिफाई किया जाता है वो एज ग्रुप होता है 17 साल से 23 साल का। तो मुझे तो लगता है कि 99% लोग किसी न किसी रूप में, चाहे उसके पास अपने निजी संसाधन हो या सार्वजनिक संसाधन हो, तो संसाधनों के बारे में वो संसाधन तो उपलब्ध हैं। अब वो कितना उनका इस्तेमाल किस रूप में करता है वो देखने की बात है कि आप उन संसाधनों का, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी क्वालिटी, अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ाने, इम्प्रूव करने में करते हैं, हासिल करने में करते हैं, या फिर आप केवल रील्स देखने और शॉर्ट्स देखने में करते हैं। हाँ सर, ये इसलिए बिल्कुल। हाँ, इसलिए एक तरफा जैसा कुछ नहीं है। क्योंकि सुनीता जी, आप ये देखिए कि उत्तराखंड के दूर दराज के इलाकों में चले जाइए, आप धारचूला चले जाइए, मुनस्यारी चले जाइए आप, ठीक है, और आप उत्तरकाशी के बहुत दूरस्थ इलाकों में चले जाइए, आप माणा गांव चले जाइए, सब जगह नेट कनेक्टिविटी है। मैं ये नहीं कहता कि 100% हो गया, लेकिन इतनी है कि अगर आप थोड़े भी जागरूक हैं तो आपके पास सूचना पहुंच रही है। 10 साल पहले जैसी स्थिति नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सर अभी जैसे हम नेट का देख रहे हैं तो नेट तो बहुत लोग दे रहे हैं यहाँ भी, छोटे कस्बों में भी। हाँ, लेकिन PhD में मुझे समझ नहीं आता कि सीट वैकेंट क्यों रह जाती है। कई बार तो सर ये भी होता है कि सेंट्रल क्या, अगर आप रिजर्वेशन है तो स्टेट में उसको नहीं दे रहे हैं। हाँ जी। अभी कई सीट खाली है कई विश्वविद्यालयों में, तो उसकी वजह है कि कैंडिडेट आया था लेकिन वो सेंट्रल कैटेगरी का रिजर्वेशन वाला था, स्टेट का नहीं था। तो नहीं, उसमें एक देखिए, फिर हम उस पे आते हैं। अगर UGC केवल इतना कर दे कि भारत में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 50 से ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी PhD कंडक्ट कराती हैं, PhD रन करती हैं, PhD प्रोग्राम ना, तो केवल आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कर दीजिए कि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का, और इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में वो दर्जन भर डीम टू यूनिवर्सिटी जो भारत सरकार के पैसे में चलती हैं उनको भी जोड़ दीजिए, और जितनी IITs हैं, IISc हैं जो इस तरह के नेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूट हैं जो PhD कराते हैं, तो ये सब मिला के 80-90 इंस्टीट्यूट हो जाएंगे। इन 80-90 इंस्टीट्यूट का अगर आप कॉमन एंट्रेंस आयोजित कर दें, कॉमन, ठीक है, तो कैसे कैंडिडेट नहीं मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। या आप इसी एग्जाम को जो UGC ने ये नेट के लिए किया है, आप केवल ये कह दें कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, IITs या जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के जो यूनिवर्सिटीज PhD प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं उनके लिए कंपलसरी होगा, इसी के थ्रू होगा सब एग्जाम, और उनकी सीट सब एक साथ आएंगी। मुझे लगता है कि इन सारी ये मैंने जो बताई कि सब मिला के 80-85 इंस्टीट्यूट बैठते हैं, तो अगर एक इंस्टीट्यूट में रफली, हालांकि BHU जैसे इंस्टीट्यूट में तो हो सकता है 500 सीट्स वैकेंट होती हो हर साल, लेकिन अगर किसी नई IIT में मान लें कि वहां 100 ही सीट होंगी और 100 का एवरेज मान लें, 100-120 का एवरेज, तो 10,000 सीट होंगी PhD की, ये 10,000 वैकेंट सीट होंगी। और ये हम माने कि 3 साल में व्यक्ति PhD कर रहा है तो हर साल 3,500
3,000 सीट निकलेंगी, तो 3,000 3,500 सीट्स अगर निकल रही हैं नेशनल लेवल पे, तो कैसे नहीं कैंडिडेट मिलेगा। लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है कि जिनके पास पॉलिसीज बनाने का अधिकार है और जिन्हें इम्प्लीमेंट करना है वो कितने इच्छुक हैं। बिल्कुल। और तो अभी जो जी अभी जैसे और जगहों पे तो सीयूईटी या इस तरह से कॉमन एंट्रेंस की बात हो रही है, तो क्या इस दिशा में अभी सोचा नहीं गया बिल्कुल भी यूजीसी की तरफ? नहीं, जैसे सीयूईटी को लेकर शुरू में बड़ा विरोध रहा, लेकिन अब धीरे धीरे करके हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया और सीयूईटी के देर सवेर थोड़े ठीक परिणाम आएंगे। अगर हम सीयूईटी जैसे सिस्टम में या एग्जाम प्रोसेस का में एक हिस्सा आप पीएचडी के साथ भी जोड़ दीजिए। भाई जब आप इसके थ्रू यूजी प्रोग्राम या पीजी प्रोग्राम में एडमिशन कर रहे हैं, या उत्तराखंड में इसी साल से सरकार ने समर्थ पोर्टल के थ्रू एडमिशन की व्यवस्था लागू की कि भाई जितने भी कॉलेज हैं, जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं और उनसे एफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं वो सब समर्थ के थ्रू एडमिशन करेंगे। आप पीएचडी को क्यों नहीं जोड़ते? आप स्टेट में इसको अप्लाई करके देखिए, उसी के अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। कोई एक सीट खाली नहीं रहेगी। बिल्कुल। और सर उसके अलावा फीस भी कितनी ज्यादा होती है, बच्चे कितनी जगह फीस भरे हैं? हाँ, वो बात है। अगर इसको कंपलसरी कर देती है यूजीसी तो वो उस परेशानी से बच जाते कि भाई जो है ये रिटन एग्जाम की फीस हर जगह उसको देनी पड़ रही है। लेकिन मैं ये बात क्लियर कर दूं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो इसको भी अप्लाई अपने यहाँ इसको लागू करेंगी, वो भी इंटरव्यू के नाम पे और एग्जाम के नाम पे लगभग उतनी फीस फिर भी लेती रहेंगी। अच्छा जी। तो सर बहुत सारे सुझाव आपने दिए हैं कि समर्थ पोर्टल के जरिए या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो, किया बहुत कुछ जा सकता है अगर मंशा हो, यकीनन, है ना। और अगर हम दिल से चाहें कि एससी एसटी ओबीसी की या बैकलॉग सब हमें भरने हैं तो उसके लिए भी बहुत कुछ किया जा सकता है। मेरे ख्याल केवल एससी एसटी ओबीसी नहीं है, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि आप महिलाएं, आप दिव्यांग, आप पूर्व सैनिक, आप खिलाड़ी, इन सब ये सारी जितने भी सब कैटेगरीज हैं इन सबको भी, जी जी जी, या ईडब्ल्यूएस, जी बिल्कुल, जितनी भी कैटेगरी हैं सब, जिसे हम अक्षय तीज या ऊर्ध्वत कहते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है जिसमें 7-8 कैटेगरी जो भी हैं, उन सारी कैटेगरीज को, केवल एससी एसटी या ओबीसी का मामला नहीं है। जी 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 जी। तो सर काफी और बातें हैं। मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन में कुछ डिबेट या डिस्कशन थोड़ा सा कम क्या होते हैं, क्या लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं या होते रहते हैं? मतलब मुझे लगता है कि उसमें एक डायलॉग बनाने की जरूरत जैसी भी है कि कुछ सजेशन हम लोग अपनी ओर से भी दें कई बार। उसमें वजह यह है कि जो लोग हायर एजुकेशन को मीडिया में जो लोग कवर कर रहे हैं वो बहुत ही बाहर दिखने वाले चीजों से आकर्षित होते हैं। जैसे मीडिया में आपने खबरें देखी कि अब नेट होगा अनिवार्य पीएचडी के लिए, लेकिन जब हम आप इसका पब्लिक नोटिस पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें केवल उतनी बात नहीं, उसमें बहुत सारी बातें हैं जो, तो मीडिया बहुत ऊपर से चीजों को देख रहा होता है। और उसमें डिस्कोर्स करने के लिए या इस डायलॉग को कंटिन्यू करने के लिए टू वे होने की आवश्यकता है ना, केवल जानकार आदमी होने की आवश्यकता तो है नहीं। जो व्यक्ति इशू रेज करे या सवाल उठाए उसका भी जानकार होना आवश्यक है। और जो उच्च शिक्षा में नीति निर्धारक लोग हैं या कुलपति लोग हैं या और प्रोफेसर लोग हैं, वो कई बार इस तरह की अन्य चीजों में व्यस्त होते हैं कि भाई प्रोजेक्ट्स अपने संचालित कर रहे हैं, उन्हें कई तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना है, और कई बार उन्हें लगता है कि मीडिया में जो व्यक्ति बात कर रहा है वो पकड़ेगा बहुत सारी ऐसी चीजों को जिससे हाइप क्रिएट हो, अलग तरह की, या सेंसेशन पैदा हो। तो इसलिए हायर एजुकेशन के जो लोग हैं जो थोड़ा सा पॉलिसी पे बात कर सकते हैं, वो इसलिए बात करने को कई बार अवॉइड भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद करती हूँ सर कि आप हमारे हिमालयन डायलॉग्स की तमाम सुनने देखने वालों के लिए वक्त निकालेंगे और आगे भी हम इस डिबेट को जारी रखेंगे। जी जरूर जरूर। बहुत शुक्रिया सर इतना वक्त देने के लिए। धन्यवाद सुनीता जी। जी जी जी। तो मित्रों आप सबका भी बहुत शुक्रिया। और इस जो नोटिस को बहुत गलत तरीके से लिया गया है, बहुत सारे लोग इसको एकदम